राहुल गांधी का मेगा प्लान, करेंगे भारत डोजो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत डोजो यात्रा। स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास की राहुल के लिए क्यों बदली है जुबान, इस पर भी बात होगी। और भी समसामयिक राजनीतिक घटनाओं पर भी हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कई घटनाएं घट रही हैं। चुनाव का वक्त तो है ही, 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें 2 पर इमीडिएट होने हैं। चुनाव आयोग ने जो संकेत दिए हैं, हरियाणा में चुनाव की तारीख नहीं बदलने जा रही है, ऐसा संकेत है। तो इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति सीईसी की बैठक चल रही है। नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं और कांग्रेस भी टिकटों को बांटने को लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर रही है। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके देश को चौंका दिया। ये वीडियो जब उन्होंने जारी किया और अंतिम पंक्ति में उन्होंने लिखा कि ये कमिंग सून, वो डोजो यात्रा को लेकर के, तो हठात तो मेरी समझ में आया कि ये जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं और एक नई भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो मुझे लगा हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, ऐसा लगा। लेकिन बहुत जल्द ही समझ में आया कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, डोजो है, डोजो, DOJO। तो ये इसको कहते क्या है, ये है क्या चीज, ये सब बातें भी दिमाग में आने लगी। तो दरअसल जियू जित्सु और ताइक्वांडो जैसा कुछ आर्ट्स होता है, मार्शल आर्ट होता है, उसी संदर्भ में ये यात्रा है। राहुल गांधी भी वो जियू जित्सु के एक्सपर्ट हैं। आज उन्होंने बताया कि वो ब्लैक कमांडो भी क्या ब्लैक बेल्ट भी उनके पास है। लेकिन डोजो का जो मतलब होता है प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, वो जगह जहां हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। इसी का जो मतलब बताया गया है, डिस्कवर द पावर ऑफ जेंटलनेस और कमिंग सून टू ए डोजो नियर यू, भारत डोजो यात्रा। ये पूरी तरीके से सबके सामने बात लाई गई और इसमें राहुल गांधी ने एक वीडियो हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, जिससे पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी ने इस वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और जिस भाव में होता है उसी भाव में वो तीव्र होता चला जाता है। वो पूरी एक चेन बनाकर दिखाते हैं। राहुल गांधी एक को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, वो दूसरे को पुश करता है, वो तीसरे को पुश करता है, और ये एनर्जी क्रमशः तेज, प्रभावशाली, वो प्रभावी होती चली जाती है। और आखिरी जब पुश होता है उसमें तो जिसको पुश लगता है वो लड़खड़ा जाता है। आप समझिए। तो इस उदाहरण से वो बताते हैं कि एनर्जी को समझना है, एनर्जी का इस्तेमाल करना है, एनर्जी का क्या है और कैसे इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए, ये वो बताना चाहते हैं। ये तो वीडियो में बताया जा रहा है। मैं पहले वो वीडियो दिखाता हूं, फिर इसके दूसरे एस्पेक्ट पर आऊंगा। पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। इसका दूसरा तरीका, बस बिना कंधे के डायरेक्ट इस पे। ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है और हम क्या सिखाते हैं, एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। तो आपने मुझे पंच मारा, पंच मारो, पंच मारा, अब मेरे अंदर एनर्जी आई, अब मैं गुस्सा हुआ, मैंने कहा अच्छा तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो आपने मुझे एनर्जी दी है, तो आपने कनेक्शन किया, मैंने हमारे भाई इसकी ड्रिल करते हैं, सर्कल बनाओ जल्दी से, सारे कनेक्शन शोल्डर टू शोल्डर। आप सारे ऐसे आ जाओ। मैंने बोला आप बहुत गंदे हो। मुझे इरिटेशन हुई, मैंने इनको मारा, इनको इरिटेशन हुई, इन्हें उनको मारा।
ये देखो, वो एनर्जी गई ना, अपने आप घूम रही थी। उससे ज्यादा एनर्जी से यूनिवर्स ने वापिस दिया। इसको कैसे हराएंगे? तो जब आपने मुझे धक्का दिया तो मैं उसको ऐसे कर दूंगा। जो भी हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है वापसी में? जो हम दे रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से ये बताया गया कि एनर्जी का हम जैसा इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके से वो एनर्जी अंतिम परिणाम देगी। अब देश में हिंसा का वातावरण है, तो हिंसा के विरुद्ध इस एनर्जी का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो हिंसा भी परास्त हो जाएगी। ये एक स्पोर्ट्स के माध्यम से, दरअसल पूरे हमारे देश में या दुनिया में कहीं भी जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स हमें एक साथ रहना सिखाता है, एक दूसरे से जोड़ता है, इमोशनली कनेक्ट करता है, बहुत सारी खासियत होती है। और तो राहुल गांधी ने बताया कि आज वो इस खेल के महारत भी उनको हासिल है। और ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का है, उसको आज उन्होंने स्पोर्ट्स डे पर एक नए प्लान के साथ में सामने रखा है। तो ये एक उस स्पोर्ट्स से बात आती है। अब जोड़ो लिखिए तो JODO, आप इसको आप लिख दीजिए सर्कुलर, इसमें सर्किल में लिख दीजिए JODO। तो ये जोड़ो भी है और डोजो भी है, कोई फर्क नहीं है। सर्किल में अगर DOJO लिख दीजिए तो आप जहां से शुरू कीजिए उसके हिसाब से ये जोड़ो भी है और डोजो भी है। तो एक जोड़ने की जो मुहिम राहुल गांधी ने चलाई, जिसको कि मोहब्बत बांटना कहा, प्यार बांटना कहा और देश भर में किया, इस मुहिम की ये अगली कड़ी है। यानी पॉलिटिक्स से जो एनर्जी उन्होंने हासिल की, उस एनर्जी को स्पोर्ट्स के जरिए डोजो में बदलते हुए फिर से पॉलिटिकली वो इसको कनेक्ट करेंगे। आप समझिए, राहुल गांधी को एनर्जी मिली है, इसमें तो किसी को कोई बात नहीं है। जो भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने जनता का साथ मिला, नई एनर्जी मिली, नया उत्साह मिला, आज वो नरेंद्र मोदी जी का आत्मविश्वास हिला रहे हैं, ऐसा उनका दावा है, बहुत लोग मानते हैं, इस दावे में सच्चाई है। तो ये जो एनर्जी मिली कहाँ से मिली? आज वो पब्लिक को बता रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, वो तो स्वयं पहले से इस चीज को जान रहे थे। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उनको पता था कि एनर्जी क्या है, एनर्जी को उन्होंने समझा होगा, एनर्जी को ट्रांसफर करना चाहते होंगे। इस थ्योरी का उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में इस्तेमाल किया, एक के बाद दूसरे। और आज अब देश की जनता को समझा रहे कि हिंसा के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जो एनर्जी पैदा करने की जरूरत है उसको आप एक दूसरे से ट्रांसफर करके पैदा कीजिए, तो उसका प्रभावी जो इम्पैक्ट होगा वो उस अपने मकसद को हासिल कर रहा होगा। ये राहुल गांधी के इस अभियान का मुझे सीधे तौर पर संदेश स्पष्ट रूप से नजर आता है। मैं इस पर थोड़ा सा एलोबरेशन चाहता हूं कि मीनू जी, जिनका मैंने परिचय कराना मैं आज फिर भूल गया, कि देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार, और उनसे ये जानना हमारे लिए जरूरी होगा कि मीनू जी राहुल गांधी के साथ में यात्रा भी कर चुकी है, न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी से मिल भी चुकी हैं, और एक बार नहीं कई एक बार मिली हैं। तो राहुल उस समय ये वाला इस प्लान का खुलासा नहीं हुआ था मीनू जी की, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है, एनर्जी क्या होता है, वो तो राहुल गांधी ने अब बताया है। लेकिन तब आप क्या फील कर पा रहे थे कि राहुल गांधी एनर्जी को समझते हैं, एनर्जी को जोड़ते हैं, एनर्जी से एनर्जी पैदा करते हैं, उसका एक साइकिल बनाते हैं और उसका राजनीति में भी इस्तेमाल कर लेते हैं? इस बारे में कुछ थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या राहुल गांधी ऐसा कर पा रहे थे, आप क्या याद कर पा रहे हैं और जोड़ पा रहे हैं इस नए सिद्धांत से? जी अनम्यूट है आप। जी हाँ, सॉरी। देखिए, ये जो आपने एनर्जी के ट्रांसफर की बात की, ये आपको उनकी भारत जोड़ो यात्रा नंबर 1 और भारत जोड़ो नंबर यात्रा 2 और भारत जोड़ो यात्रा नंबर 3 जो चल रही है लगातार, उनमें आपको बहुत साफ तौर पे दिखाई देगा
ये जो उन्होंने बताया कि हम किस तरह के नेगेटिव एनर्जी है तो वो किस तरीके से फ्लो होती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी है जिसमें कि प्रेम की भावना है, स्नेह की भावना है, वो किस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर होती है। आपने देखा होगा कि अपनी यात्राओं के दौरान राहुल गांधी हर किसी व्यक्ति को, कोई पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, गरीब हो, मैला हो, किचैला हो, नहाया धोया हो या नहीं हो, मैकेनिक हो, इवन सफाई कर्मचारी हो, सबको, जिनको कि हम सोच भी नहीं सकते, हम लोग इतने स्नॉब हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे अपने उससे। हमें देख के भी लगता था कि राहुल गांधी किस तरीके से गले लगा लेते हैं सबको। तो वो यही सब, ये जो उनकी ट्रेनिंग है, वो राहुल गांधी का, जैसे आपने बताया, वो जिजुत्सु के ब्लैक बेल्ट हैं और आइकिडो के ब्लू बेल्ट, सॉरी, आइकिडो के ब्लू बेल्ट, ब्लैक बेल्ट है, और जिजुत्सु के ब्लू बेल्ट होल्डर है वो। तो वो इन मार्शल आर्ट्स में ऑलरेडी हैं। और उसमें जैसे उन्होंने बताया, आज ये भारत डोजो यात्रा का जो उन्होंने डिटेल किया, उन्होंने उसमें साफ बताया कि भाई ये जो वायलेंस है उसको किस तरीके से जेंटलनेस में ट्रांसफॉर्म किया जाए। मतलब जो हिंसा आपकी तरफ आ रही है उसको हम कैसे ऐसा क्या करें जिससे कि वो जेंटल, वो मंद पड़ जाए। जो सामने वाले के मन में है हिंसा, या शरीर में जो हिंसा है, जो शारीरिक हिंसा करने की मंशा रखता है या मानसिक हिंसा करने की मंशा रखता है हमारे लिए, तो हम उसको कैसे इसमें तब्दील कर दें। तो ये चीज हमने वहां देखी, और हमने वहां जहां देखा राहुल गांधी को, ये यात्रा के दौरान भी मैंने उनसे बातचीत की, और जो पर्सनली भी मिले, मैं आपको बताती हूँ, मैं यात्रा के दौरान मिली, मैंने उसी वक्त जिस दिन मैं मिली थी उससे 2 दिन पहले ही हिमाचल का रिजल्ट आके चुका था, हिमाचल विधानसभा का। मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और मैंने उनको साथ हाथ मिला के उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। ठीक है, एनर्जी का फ्लो वहां हुआ होगा, क्योंकि मैंने जो एनर्जी उस दिन, मैंने डीवी लाइव पे मैंने इसके बारे में पूरा बोला था कि राहुल गांधी का हाथ बिल्कुल ठंडा था, इतना ठंडा था कि अचरज था मुझे कि इतना, मतलब देखिए, जब आप इतनी तेज उससे गति से चल रहे हैं, चलते चलते आप बातचीत भी लोगों से कर रहे हैं और थॉट प्रोसेस भी आपका चल रहा है, और उसके बाद भी आप, अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर सामान्य बना हुआ है, तो इट मीन्स आपका कंट्रोल है अपने शरीर के ऊपर भी और अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर भी। उसके बाद 2 साल बाद हम राहुल गांधी से कुछ जो मीडिया इन्फ्लुएंस, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के एक ग्रुप जो थे, वो हम लोग मिले थे राहुल गांधी से। तो वहां उनसे मिले तो मैंने उनको बताया कि मैं आपके साथ भारत यात्रा के दौरान चली थी। तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे याद है, आप राजस्थान में थी शायद। मतलब ये चीज, ये कहाँ, ये कैसे होती है, ये जो, क्योंकि मैं अकेली स्त्री तो थी नहीं जो उनसे मिली थी, या कोई स्पेशल कोई हॉलीवुड की अदाकारा थी भाई कि याद रहेगी, हाँ, ये भी नहीं था। तो वो जो, लेकिन उस चीज को याद रखना, जो इसका मतलब क्या कि आप ध्यान से लोगों से मिलते हैं, जिस वक्त आप किसी से मिल रहे हैं तो आपका फोकस वहां रहता है और आप उसकी बात को भी ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए तो आपको याद है मेरे बारे में, इसीलिए उनको याद था। मैं इनफैक्ट सरप्राइज थी। तो उनका जो और जो राहुल गांधी, जो ये आज आप कहते हैं, लोग कह देते हैं कि ये फिलॉसफी की बातें कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने इस देश के सभी धर्मों का काफी गहन अध्ययन किया है, और उन्होंने इवन जैन धर्म का, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि जो पंडित जी इनको जाते थे जैन धर्म के बारे में, जैन दर्शन के बारे में पढ़ाने के लिए कहिए, या कुछ उनका जैन तत्व का ज्ञान देने के लिए, उनसे मेरी पर्सनल बात हुई, तो उन्होंने बताया था, वो वहां जाते थे बताने के लिए। तो उन्होंने सभी दर्शनों का अध्ययन किया है। तो ये जो विचारों में जो गहराई आती है, या जो शांति आती है, जैसे कि अभी आप, जैसे ये प्रसंग चल रहा है आजकल, तो उसमें यही है कि भाई सामने वाले आक्रमण को कैसे मंद किया जाए। आपने देखा होगा कि कितनी भी उनका उपहास उड़ा लिया किसी ने, पार्टी ने उड़ा लिया, मोदी जी ने एक से गंदी बातें उनके लिए बोल दी, बीजेपी पार्टीज, आरएसएस, सब लोग एक से एक बढ़ के उनके परिवार के लिए, मतलब 7 पुश्तों को उनकी गालियां दी जाती है और चरित्र हनन किया जाता है। कोई और हो, हमारे जैसा हो, तो खून खौल जाए हमारा, तो हम 100 तो मुकदमे डालें, और हो सके तो पर्सनली भी लड़ने पहुंच जाए, मारपीट भी करें उसके साथ, कि हिम्मत कैसी होगी। लेकिन कभी जवाब में उलट के दिया ही नहीं। और वो शायद वही एक बहुत बड़ा, ये जिसको कहते हैं कि अस्त्र था, कि किस तरीके से
जो सामने से जो हिंसा, शाब्दिक हिंसा जो हो रही है, उसको कैसे मैं मंद करें। तो उनका यही तरीका था, उन्होंने अपनी करनी से करके उसको बंद किया। मतलब करनी करके दिखाया क्या, कि उन्होंने इस देश की यात्रा की 10,000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, वो चल पड़े और वहां पे लोगों से मिले, लोगों के साथ जो कनेक्ट हुआ, उससे लोगों ने भी पहचाना कि जिसको शहजादा शहजादा करके बदनाम किया जा रहा है, वो तो सड़क पे चल रहा है, लोगों से मिल रहा है, उसको ना अपने कपड़ों की परवाह है, ना अपने खाने की परवाह है, ना पीने की परवाह है, सर्दी गर्मी की भी परवाह नहीं है, बारिश में भी खड़ा हुआ भाषण दे रहा है, बर्फ पड़ रही है कश्मीर में, वहां भी वो बर्फ में खड़ा होकर भाषण दे रहा है, गर्मी में चल रहा है, कोई प्रभाव नहीं है। जो स्थिति प्रज्ञता और जो जिसको स्टोइक बोलते हैं, ना तो दुख में दुखी ना सुख में ज्यादा सुखी, तो वो राहुल गांधी की जो स्थिति लोगों को दिखाई दी, वहां से जो एक ट्रांसफॉर्मेशन और लोगों में इंप्रेशन बदलना शुरू हुआ, तो वो आज तक जारी है। और ये जो डोजो यात्रा है, इसका मतलब, डोजो का मतलब आपने बता ही दिया है कि जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे वो होता है, ये मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं लोग। लेकिन राहुल गांधी ने क्या बताया कि हम डोजो यात्रा का मकसद हमारा क्या है, कि हिंसा का जो मिटिगेशन करना, उसको जेंटलनेस में कैसे बदला जाए। आपको ध्यान होगा वो मोदी जी के गले लगने पहुंचे थे संसद में, आज आप उस चीज को उससे जोड़िए, उस घटना से आज की बात को जोड़िए जो आपने कहा अभी, और जो इसमें दिखाया उन्होंने एक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के दौरान। तो वो चीजें हैं जो व्यक्ति करता है, वो प्रैक्टिस में करके दिखाता है। अब लोगों को क्या होता है, हमारे यहाँ क्या है कि लोग इन चीजों को समझते तो है नहीं, और अनाप शनाप बकवास करने लगते हैं, बोलते हैं जो जिसके मुंह में आता है। तो उसमें अब उनको ना ये भी नहीं पसंद आता, उनको एक टिपिकल एक छवि है नेता की कि भी इस तरीके का होना चाहिए कि पेट भरा हुआ हो उसका, और वो जो है गुस्से में भरा हुआ हो हर वक्त, और पब्लिक को 36 तरह का उपदेश दे वो, और 100 फुट की दूरी बना के रखे उनसे, और खूब देर से आए, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, और उनको 5 साल का उनके साथ ये प्रॉमिस करके जाए, उसको पूरा करे या ना करे, 15 लाख का प्रॉमिस कर दे और दे ना, वो चलेगा, वो है असली नेता। तो लोग लच्छेदार भाषण भी एक उसमें होता है, वो अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी लच्छेदार भाषण तो देते नहीं है, वो उनका तो जो मन में है सीधी सच्ची बात, वो सीधे सच्चे शब्दों में रख देते हैं, आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, और लोगों को आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति ईमानदार है और सच बोलता है। तो ये सबसे बड़ी पूंजी है राहुल गांधी की, और वो जो यही पूंजी उनको यहाँ तक लेके आई आज। जी जी निश्चित रूप से जो आप व्याख्या कर पा रही, बता पा रही है और ईमानदारी से बता रही है, याद करते हुए, और आपने जो संसद वाली बात याद दिलाई कि राहुल गांधी जब जा करके नरेंद्र मोदी से मिले थे, तो नरेंद्र मोदी जी उठकर खड़े नहीं हुए उनसे गले मिलने के लिए, तो राहुल गांधी स्वयं उनके गले तक झुक गए, तो लोगों ने इसका हास्य बनाया। और नरेंद्र मोदी जी ने जब जवाब दिया भाषण करते हुए, तो उन्होंने कहा कि ये हमें कुर्सी से उठा रहे थे, अरे देश की जनता ने हमें कुर्सी पर बिठाया है, ये हमें कुर्सी से उठा रहे थे, और फिर बाद में जबरदस्ती आकर गले पड़ गए, इस तरह से भी बातें कही गई। लेकिन उसमें जो राहुल गांधी की जो सोच है कि पॉजिटिव एनर्जी से ही माहौल को बदला जा सकता है, उस सोच को तब किसी ने नहीं देखा, और नरेंद्र मोदी में तो वो क्षमता ही नहीं कि किसी पॉजिटिव एनर्जी को वो ग्रहण करने की सोचें। तो यही कारण है कि आज हालात ये हैं कि हर प्रदेश में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ रही है, राहुल गांधी की आगे बढ़ रही है। अभी विधि जी ने लिखा भी है कि महाराष्ट्र में हाल में सर्वे हुआ, पहले यूपी में हुआ, और हम भी आपको सबको बताते रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में, कश्मीर में, केरल में, महाराष्ट्र में, यूपी में, इन सब जगहों पर तो CSDS का सर्वे और दूसरे एजेंसियों का भी सर्वे आया है, जिसमें राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा दिख रही है। इस चर्चा में हमारे साथ रुद्र जी आते हैं तो बहुत हलचल मच जाती है। मैं पूरे इसमें देख रहा हूँ, सब लोग रुद्र जी कह रहे हैं कि आप जो चर्चा कीजिए हिमाचल प्रदेश पर,
हिमाचल प्रदेश की माली हालत खराब हो गई है, उस पर आप चर्चा की। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेने में क्या दिक्कत है, रुद्र जी की बात मान लेने में। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद, विधायक और लोगों से कि आप अपनी तनख्वाह छोड़ दीजिए 2 महीने तक के। बस इस पर जो रिएक्शन आया, राजनीतिक रिएक्शन, वो इस रूप में आया कि मुख्यमंत्री को अपने आप को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री को एमएलए को देने के लिए पैसा नहीं है, और हिमाचल सरकार बैंकरप्ट हो गई है, इस तरीके से आया। तो इसका जवाब सुक्खू जी, आप जानते हैं कि बहुत सादगी वाले व्यक्ति हैं और बहुत सिंपल व्यक्ति हैं, इसीलिए उन पर हमला करना ज्यादा आसान होता है। तो सुक्खू जी ने एक ट्वीट किया, अपना ही एक बयान, वो मैं दिखाता हूं, जवाब मिल जाएगा बहुत सारे लोगों को। देखिए, सुक्खू जी ने लिखा कि पिछली भाजपा सरकार ने घोटालों की एक काली छाप प्रदेश पर छोड़ी है। 5 साल में उन्होंने सिर्फ 665 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया, जबकि हमारी सरकार ने महज 1 साल में ही 485 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया है। इस फर्क को समझिए कि कौन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। अब एक सवाल उठेगा कि बीजेपी की सरकार 665 करोड़ राजस्व पूरे 5 साल में वसूली और सुक्खू की सरकार ने 485 करोड़ सिर्फ 1 साल में वसूल लिया, तो दिक्कत कहाँ है? फिर क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि तनख्वाह नहीं लो, ऐसी अपील करनी पड़ रही है? इसका कारण यह है कि सुक्खू की सरकार ने यह साहस दिखलाया है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। ओल्ड पेंशन स्कीम वो लागू कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, और इसमें जो कुछ भी घटत बढ़त होगा इसके लिए वो आम लोगों से, वो भी एमएलए एमपी राजनीतिक लोगों से कह रहे हैं कि आप 2 महीने की तनख्वाह मत लीजिए। तो मुझे लगता है कि उस सवाल का जवाब जो हमारे प्लेटफॉर्म पर रुद्र जी मांग रहे थे, और रुद्र जी का एक इकलौता सवाल नहीं होता है, ये एक सवाल होता है किसी सरकार के साथ, जो बीजेपी भी अगर पूछ रही है तो सवाल है और उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, देना चाहिए, और सुक्खू जी सवाल का जवाब लेकर आए हैं। अब इसमें अगर कोई प्रति प्रश्न पैदा होता है, दोबारा से प्रश्न पैदा होता है, तो वो भी जरूर सामने आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। घटनाएं आज बहुत सारी घटी हैं। जैसे हरियाणा को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करें तो हरियाणा में आज दोनों पार्टियां टिकट बांटने के इस पर बैठी हुई हैं, चल रहा है। और भी कांग्रेस ने तय किया कि वो सांसदों को टिकट नहीं देंगे, तो इससे सुरजेवाला और कुमारी शैलजा जी का पत्ता कटता दिख रहा है। पत्ता क्या, वो सांसद है दोनों, उनको एमएलए बनने की क्या जरूरत है, लेकिन आकांक्षा चूंकि मुख्यमंत्री की है तो इस हिसाब से ये बड़ा फैसला है। तब उसमें एक बात छोड़ दी गई है कि अगर आप चाहें तो कोई सांसद चुनाव लड़ना ही चाहते हैं तो जाके मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अप्रूवल लेकर के आइए। तो इसका मतलब है कि स्टेट जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो वैसे सांसद को सम्मान दे रही कि एकदम से रास्ता बंद नहीं हुआ है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि बीजेपी ने भी अपनी कुछ रणनीति बनाई है। बीजेपी ने ये तय किया कि आधे से ज्यादा लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। जो एमएलए है 40 एमएलए है, आधे 20 से ज्यादा को टिकट नहीं देंगे, रिपीट नहीं करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों को रिपीट नहीं करेंगे। कैबिनेट 6 मंत्री हैं, 7 राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री को रिपीट कर सकते हैं लेकिन कैबिनेट को नहीं करेंगे। और इसका कारण है कि पिछले चुनाव में सारे कैबिनेट मंत्री हार गए थे, तो वो इस बार भी उनको अंदेशा है। मुख्यमंत्री की भी हालत खराब है। जो सर्वे आ रहे हैं उसमें नायब सिंह सैनी के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं दिखता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री भी चुनाव हार जाए, उनके कैबिनेट के भी मंत्री चुनाव हार जाए। अब मुख्यमंत्री का तो टिकट वो काट नहीं सकते, उनको तो देना ही पड़ेगा, कैबिनेट का टिकट काट रहे हैं। ये सारी चीजें बता रही है कि बीजेपी बहुत बड़ी मुश्किल में है हरियाणा में। और साथ साथ एक और गारंटी की बात हो गई कि आज ईडी ने छापा मार दिया। ईडी ने हरियाणा में
हुड्डा के घर प्रतिष्ठान पर छापा मारा और एक दो कंपनियां हैं उनके यहाँ छापा मारा, वो भी हुआ। अब ईडी का जब आगमन हो जाता है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के गंभीर हुई है, अपनी हार को लेकर के गंभीर हुई है। ये दोनों बातें हो जाती हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा उदाहरण था जिसमें कि बीजेपी को सफलता मिली थी। भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी को लगाया था, झूठे आरोप लगाए थे, बाद में सारे केस वापस हो गए भूपेश बघेल के खिलाफ। फिर वो पूरा ईडी ने मामला छोड़ दिया, वो मामला एसीबी के पास, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास चला गया। फिर से वो मामला अभी सीबीआई के पास चला गया है। अब भूपेश बघेल जी कह रहे हैं वो तो सब ठीक है भैया, लेकिन महादेव ऐप है जिस पर हमने सबसे पहले एफआईआर करवाई थी, तुम लोग महादेव ऐप को बैन क्यों नहीं करते हो? ये भी बड़ा सवाल उठाया उन्होंने, वो आज के ही दिन उठाया, इसलिए मैंने इस घटना को जोड़ा और कनेक्ट किया कि देखिए चुनाव जब आता है तो ईडी का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। और ईडी की जब हम बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की भी चर्चा कर देना जरूरी है, जो कि 2 दिन से, पिछले 3 दिन में 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा अलग अलग मामलों में कि ईडी के पास में किसी को भी पीएमएलए कानून के भी तहत जेल में रखने का प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, बेल देने की प्रायोरिटी होनी चाहिए। बेल एक नियमित प्रक्रिया है और जेल एक्सेप्शन है, इस बात को दोहराया। अब वो हथियार जो पीएमएलए के रूप में था ईडी के पास, वो कमजोर पड़ गया है। तो ये बहुत बड़ी जीत है उस राहुल गांधी के एनर्जी थ्योरी की। ये एनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है, जजेस तक जा पहुंची है। ये आप बिना किसी कारण के पीएमएलए बोल करके आप उसको जेल में डाल दीजिए और तब तक जेल में डालिए जब तक चुनाव न खत्म हो जाए। इस तरह से आप राजनीति करेंगे, इसका भी जवाब सामने आया है। मैं एक स्क्रीन पर लाना चाहता हूँ, कुछ एकाध सर्वे का मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या है। ये लोक पोल मेगा सर्वे है। लोक पोल मेगा सर्वे बता रहा है कि चुनाव हुए जो उन्होंने सर्वे कराया है प्री पोल, तो बीजेपी को 20 से 29 सीटें मिल सकती हैं, 35% से 37% का वोट शेयर आ सकता है, और कांग्रेस पार्टी को 58 से 65 सीटें मिल सकती हैं और 46 से 48% का वोट शेयर आता है। आदर्श के हिस्से में 3 से 5 और वोट के रूप में 7 से 8% वोट मिलते दिख रहे हैं। ये मेगा सर्वे लोक पोल का है। एक और नजर डालिए कि हरियाणा में सीएम की पसंद कौन है। हालांकि ये प्रश्न मेगा पोल का नहीं है, पोल प्लस का है। पोल प्लस ने जो सर्वे किया उसमें 42% लोग दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बता रहे हैं। बताइए, रिजल्ट तो क्लियर है। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री को 14% वोट, ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। वर्तमान मुख्यमंत्री का वोट परसेंट तो खराब से खराब मुख्यमंत्री जिनका परफॉर्मेंस होता है उनके लिए भी आम किसी और के मुकाबले ज्यादा रहता है। इनकम्बेंट सीएम का 14% होना, 1/3 से कम, 42 के मुकाबले 14, 1/3 है। ये बता रहा है कि क्लीन स्वीप बीजेपी के अगेंस्ट में नतीजे आने वाले हैं। ये इस बात को आप देखिए। इसके बाद कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे कराया, उसको भी हम दिखाना और बताना चाहते हैं। इसमें कांग्रेस को 63 सीटें मिलती हुई दिखी हैं, 63 सीटें कांग्रेस के अपने सर्वे में, और बीजेपी को 22 सीटें और 5 सीटें अन्य को। आपको याद होगा मीनू जी, शायद आपके साथ या फिर हरिशंकर जोशी जी के साथ मैंने कहा होगा कि बीजेपी को 22 सीटें मिलेगी। मैंने अपना अनुमान जो है 22 सीट ही बीजेपी के लिए लगा रखा है, और यही अनुमान कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में भी आया है। इससे पहले जो हमने आपको दिखाया था एक और सर्वे, इसमें भी देखें, जो कि लोक पोल का सर्वे है, कांग्रेस ने तो अपने आप को 63 दिया, तो ये 58 से 65 का रेंज लोक पोल का मेगा सर्वे कांग्रेस के लिए दे रहा है। यानी कांग्रेस का इंटरनल सर्वे भी आम सर्वे के हिसाब से ही है, कोई बढ़ा चढ़ा करके दिया गया हो ऐसा नहीं दिखता है। हालांकि बोलचाल में कांग्रेस के नेता ऐसा कहते हैं कि हम 70 सीटें भी ला सकते हैं, लेकिन सर्वे ये कह रहा है कि 63 सीट
मिलती दिख रही है। ये सारी चीजें हमने आपको इसलिए बताई कि ये जरूरी है, इन दिनों का जो पॉलिटिकल चल रहा है उसको समझना जरूरी है। अब हमने हरियाणा पर इतनी चर्चा की है, तो मीनू जैन जी, हरियाणा में टिकट का अभी बंटना बाकी है, प्रत्याशी का सामने आना बाकी है, और चुनाव की तिथि लगभग वही रहने वाली है। पोल जो बता रहे हैं वो थर्मामीटर की तरह बता रहे हैं कि क्या हालात हैं। तो क्या लगता है, आप हरियाणा को कैसे देखती हैं, क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए जी। अनम्यूट प्लीज। जी देखिए, जो आपके पोल्स जो आपने दिखाए हैं पोल्स, हाँ अनम्यूटेड हूँ मैं, आवाज कम है क्या? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जी, आप अब आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल जी जी। देखिए, जो आपने जो तरह तरह के सर्वेज दिखाए, वो जो मतलब कई कंपनीज के सर्वेज आपने दिखाए, तो उसमें जो बताया जा रहा है, तो सीटों की संख्या को ले ले या मुख्यमंत्री की चॉइस को ले ले, उससे एक चीज तो साफ हो रही है कि कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है। मतलब काफी जो सीटों की संख्या के हिसाब से देख लीजिए, और या फिर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की चॉइस के हिसाब से देख लीजिए, और बीजेपी डेफिनेटली एक बहुत निचले पायदान पे जा चुकी है, जिसका कि बहुत सारे कारण हैं। ये हमने आपके पिछले प्रोग्राम्स में, कई प्रोग्राम्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरे मनोहर लाल खट्टर का बड़ा जिसको कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे वो एक असफल मुख्यमंत्री साबित हुए। उसके बाद किसान आंदोलन ने जो जोर पकड़ा, तो अंतिम जो आखिर में जब चुनाव सिर पे आ गए, तो तब उन्होंने एक तो ओबीसी को नजर रखते हुए, और दूसरे किसान आंदोलन को नजर रखते हुए नायब सिंह सैनी को लाए। वो नायब सिंह सैनी ओबीसी हैं और उस इलाके से आते हैं अम्बाला नारायणगढ़ के, जहाँ पे कि वो पंजाब से लगता हुआ इलाका है, और वहां पे सबसे ज्यादा असर किसान आंदोलन का हुआ था, सबसे ज्यादा असर जो पड़ा था, क्योंकि वहीं से जो जो पहुंचे थे सिंगू बॉर्डर तक किसान, तो वो हरियाणा का वो इलाका था। तो लेकिन उससे जो जो नजर आ रहा है, जो सर्वे दिखा रहे हैं और जो हवा भी बता रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट से भी खबरें दे रहे हैं जो पत्रकार, उनका मानना ये ऐसा है कि इस वक्त हवा कांग्रेस के पक्ष में बह रही है, और उसके कई सारे कारण भी हैं। नंबर एक तो सबसे पहले शीर्ष पे किसान आंदोलन ही है, जैसा किसानों के साथ बिहेव किया गया वो है। दूसरा कारण है कि महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार हुआ, तो वो उसको हरियाणा वालों ने अपनी आन बान शान का ये माना कि हमारी जो बेटियां हैं उनके साथ इस तरीके का यौन उत्पीड़न हुआ, और प्रधानमंत्री चुप लगाए बैठे रहे, और वो व्यक्ति आज भी बदस्तूर वहीं अपने मतलब पद पे तो नहीं जमा हुआ है, उसका बेटा आ गया उसकी जगह सांसद के तौर पे, और उसी के ग्रुप के किसी व्यक्ति को कुश्ती संघ का आपने अध्यक्ष बना दिया है। तो आपने जो महिलाओं की के साथ जो उत्पीड़न हुआ उसका आपने संज्ञान ही नहीं लिया, उससे नाराजगी है। तीसरी बात अग्निवीर का मुद्दा है, तो वो अग्निवीर का मुद्दा, जैसा कि दर्शक सभी जानते हैं, हरियाणा से बहुत युवा जाते हैं सेना में, तो वहां पे अब जो 4 साल की नौकरी करने कौन जाएगा, और आके वहां बेरोजगार घर आके कौन बैठेगा। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा के पूरे अक्रॉस द हरियाणा है। अब उसमें रही सही कसर आपकी जो ये बिंबो है, जो ये आपकी कंगना रनौत है, उसने निकाल दी है सारी कसर। उसने जो किसान आंदोलन के किसानों के ऊपर जो बयान दिया है, उससे सारा हरियाणा उबल पड़ा है। तो जो ये आप 22 सीट बता रहे हैं प्रेम जी, मुझे लगता है कि ये कंगना रनौत के बयान के पहले की सीटें हैं, मुझे ऐसा लगता है। सर्वे भी पहले का है, 15 अगस्त तक का सर्वे। हाँ तो बस फिर तो ये जो कंगना, आप अगर आज का हाल का सर्वे किया जाए तो 12-13 सीट पे सिमट जाएगी, वो भी गनीमत समझिए। तो क्योंकि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है उसके बारे में पार्टी कहा तो जा रहा है कि पार्टी ने कहा है कि संभल के बयान दें, लेकिन वो पार्टी का ऑफिशियल लेटर हेड नहीं है जिसके ऊपर लिखा गया है। वो ऐसे ही किसी ने जैसे कागज पे टाइप करके और प्रिंट आउट निकाल के और प्रेस में जारी कर दिया है डैमेज कंट्रोल के लिए। तो पार्टी ने अपनी तरफ से अभी तक भी नहीं कहा है, किसी बड़े नेता ने या हरियाणा प्रदेश पार्टी ने भी नहीं कहा है, भाजपा ने, कि ये कंगना रनौत ये गलत बोल रही हैं और हम इससे अपने आप को अलग करते हैं और कंगना रनौत को या रोका जाए या कुछ किया जाए। कैसा
कुछ कहा नहीं गया है। तो कंगना रनौत जिस तरीके से जो बात कर रही है कि हत्या कर दी गई, शव लटक रहे थे, ये गोदी मीडिया तो वहां पूरा पड़ा रहता था दिन भर। अगर ऐसे कुछ शव लटके हुए होते वहां मार के, तो वहां तो पूरे खबरें आती, पूरे हरियाणा, पूरे गोदी मीडिया के ऊपर छाई रहती खबरें कि वहां रोज मर्डर हो रहे हैं। तो क्या होता है कि ये कंगना रनौत जैसे लोग, मोटर माउथ इनके जो मुंह में आता है या जो इनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मटेरियल आता है, वो ये बोलने लगते हैं। ये एक्टिंग के लिहाज से एक अच्छी अभिनेत्री हो सकती है, मैंने तो देखी नहीं है इनकी फिल्में, लेकिन ये अच्छी हो सकती है अभिनेत्री, लेकिन राजनीति के तौर पे ये एक फेल्योर साबित है। और अगर इसी तरीके से बोलती रही जिस तरीके से ये इनके जबान से इनको वर्बल डायरिया हो रखा है, वो उस हिसाब से ये हर एक चुनाव में नुकसान करेंगी। अभी हरियाणा के चुनाव का नुकसान हुआ है, देख लीजिएगा अभी कश्मीर के चुनाव से आने से पहले भी, क्योंकि ये इनको एक कंपल्शन होता है अब बोलने का, और वो भी अनाप शनाप, क्योंकि इन्होंने फिल्मी दुनिया में ये सीखा है कि कुछ कंट्रोवर्शियल बात करो तो उससे आप चर्चा में बने रहते हैं और फिल्म भी हिट जाती है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। कई बार आपकी बात, कई बार एक आध बात सही पड़ सकती है अगर आपने कंट्रोवर्शियल बात कर दी और उससे आपको एडवांटेज मिल गया, फायदा मिल गया, लेकिन हर बार नहीं होता है। और इस मामले में तो बिल्कुल नहीं होगा। जिस किसान आंदोलन पे मोदी जी को पीछे हटना पड़ा, किसान बिल वापस लेने पड़े, जिन किसानों के आगे मोदी ने सरेंडर किया, उनको ये गाली दे रही है कंगना रनौत। तो इन्होंने तो बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया है। और मैं तो चाहती हूँ कि कोई पोस्ट कंगना रनौत इसका सर्वे करें, तो अब देखें कि अब क्या स्थिति है हरियाणा में कंगना रनौत के बयान के बाद। जी, ये मेरा हरियाणा की राजनीति पे कहना है इसमें। मैं थोड़ी सी प्रतिक्रिया लेकर के फिर आता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चंद्रभूषण जी लिख रहे हैं कि राहुल से डोजो यात्रा से देश में जो नेगेटिविटी डल गई है उसे पॉजिटिविटी में बदलना चाहते हैं। पॉली भाषा में ये एक के बाद दूसरे, तीसरे और आखिर जिसे जोड़कर झटका लगा वे मोदी हैं। वो कह रहे हैं आखिरी जिसको झटका लगा वो मोदी हैं। ये एक व्याख्या इन्होंने दी है उस दृश्य को देख करके। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, सुरेखा जी मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोलता, चमचागिरी नहीं करता। ये बातचीत का सिलसिला है जो हमारे इस पर जा रहा है। ईडीआई ये पूछ रहे हैं राजा जी की, प्रेम जी ईडीआई यहाँ हरियाणा में तो पहुंच गई है ईडी, आप कहाँ पूछते हैं, मेरे घर भिजवाएंगे क्या? रुद्रा जी लिख रहे हैं, लोन लेकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ा था 2023 में। अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो केरला जैसा हालत हो जाएगा। भाई केरला में कौन सी विपत्ति आई है रुद्र जी? हर्षित सिंह लिख रहे हैं, माफ करिएगा हरियाणा में कांग्रेस के लिए इतना आसान है, बीजेपी अभी भी 2-3 सीट रुझान में कांग्रेस से आगे है। बीजेपी 44, कांग्रेस 42 है, जैसा ईटीजी का सर्वे है। हम लोगों के साथ छत्तीसगढ़ वाली हालत हो सकती है। देखिए ये सर्वे है, टाइम्स नाउ पर भी देखा था मैंने, और जब गोदी कही जाने वाली मीडिया में ऐसा सर्वे आता है तो फिर जो दूसरे सर्वे होते हैं जिसमें अपोजिशन को जीतते दिखाया जाता है उस पर ज़्यादा यकीन होने लग जाता है। ये बातें हैं। और दूसरी बात है कि हम पत्रकार हैं, हमारे पत्रकारों की दिल्ली एनसीआर में हम हैं, हरियाणा से एकदम कनेक्टेड हैं, सारे पत्रकारों से कनेक्टेड हैं, सबके फीडबैक्स भी हमें मिलते रहते हैं, हम भी फ़ोन करके पता करते रहते हैं। तो एक थर्मामीटर का अंदाज़ा तो हमें होता ही है। परसों भी मैं फरीदाबाद गया, वहाँ भी हमने कई लोगों से चर्चा की, बात की, तो हमें भी थर्मामीटर का अंदाज़ा रहता है, मिलता है। विधि जी लिख रहे हैं, प्रेम जी सर हरियाणा में हुड्डा फैमिली और अन्य लीडर्स पर आईडी की छापेमारी हो रही है। हाँ बिल्कुल सही बात, आप सही जानकारी दे रही हैं। और वहाँ से एक खबर ये भी अभी आई है हरियाणा से कि कांग्रेस पार्टी के भीतर तो घमासान दिखने लगा था कि सांसदों को टिकट नहीं देंगे। तो सुरजेवाला, शैल कुमारी शैलजा जी, इन लोगों के खेमे में बहुत एक बेचैनी थी। तो इस बेचैनी को ख़त्म करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बावरिया जी ने ये कहा है कि जो
चुनाव नहीं लड़ेगा उनमें से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। अब इस घोषणा के बाद ये जो खेमेबंदी है थोड़ी सी जरूर उस पर आंच आएगी। ये घोषणा कांग्रेस को करनी पड़ी है, इस बात का सबूत है कि कांग्रेस में ये खेमेबंदी बहुत जबरदस्त है, इस बात को मानिए। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करने के पीछे भी यही कारण है कि एक को घोषित करेंगे, दो टांग खींचने लगेंगे और फिर जीत जो है दूर चली जाएगी। पहले मिल के चुनाव लेके आओ, उसके बाद सोचेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस रणनीति पर कांग्रेस चल रही है। अब देखते हैं, ये ताजा खबर थी तो हमने शेयर किया। आगे कुछ खबर हर्षित सिंह लिख रहे हैं, पीएमएलए का जजमेंट के लिए बधाई। बधाई आप सुप्रीम कोर्ट के दीजिए, बधाई आप उस चेन को दीजिए जो ऊर्जा पैदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच रही है। इसके अलावा श्री किरण जी लिख रही है, और एक लड़की है महाराष्ट्र की इधर, वो भी बहुत टैलेंट है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, ज्योति जी का टैलेंट मुझे नजर आ रहा है। अरविंद त्यागी लिख रहे हैं, क्या बात हुई मेरे बच्चे, आपस में बातचीत चल रही है। मैं थोड़ा मोहम्मद आलम जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल कपल्ड विद पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वांट राहुल गांधी टू लीड द कंट्री एज देयर इज एन utmost maturity of politics and policies. His description of burning issues is smart. राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं मोहम्मद आलम और कह रहे हैं कि देश की अधिसंख्य जनता और राजनीतिक एक्सपर्ट ये चाहते हैं कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व करें, क्योंकि उन्होंने राजनीति में मैच्योरिटी दिखाई है और नीतियों के मामले में भी वो बहुत सदे हुए रहे हैं और उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो बर्निंग इश्यूज पर, ज्वलंत मुद्दों पर, वो बहुत ही स्मार्ट है। ये मोहम्मद आलम जी कह रहे हैं। विधि जी लिख रहे हैं कि पीएमएलए एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस उसकी प्रोसीडिंग चेंज हुई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि गवाही के आधार पर अन्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जिसको पकड़ लेते हैं गवाह को, और गवाह जो बयान देता है आपकी कस्टडी में रहते हुए इंक्वायरी के दौरान, तो उस गवाही के आधार पर आप किसी को जेल में थोड़े डाल सकते हैं। यही बात विधि जी बता रही है कि वो नहीं होता है। इसके अलावा 45A का सेक्शन था, उसके आधार पर भी पीएमएलए का सेक्शन था, उसके आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जो बात दूसरे मामले में लागू होती है कि बेल नियमित प्रक्रिया है और जेल अपवाद है, जेल जब एकदम से जरूरी है, एक्सेप्शन वाली बात है, तो इसको इन्होंने लागू किया है। इसीलिए ये कानून कुछ नहीं बदला है, बस उसकी व्याख्या बदल गई है और इसी से सब कुछ बदल गया है। ज्योति जी लिख रहे हैं, मेरा कचरा करना कभी नहीं, छोटे मौका मिलते ही कचरा कचरा कचरा। अच्छा, रुद्रा जी लिख रहे हैं, आरबीआई कंटिन्यूअस वार्निंग दे रही है, तब भी स्टेट और लीडर फ्रीबीज दे रहे हैं कि वोट मिले, इससे स्टेट का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज हो रहा है। रुद्रा जी, आपकी चिंता जायज है, पर ये चिंता जो है कि फ्रीबीज देने के कारण ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। पूरे फ्रीबीज पर कितना रुपया खर्च हो रहा है उसको जोड़िए, उसका अंदाजा लगाइए। चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स दे रही हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स दे रही हो, तो भी वो 16-17 लाख करोड़ के से ज्यादा नहीं जाएगा। हर तरह का उठा लिए, मैं बहुत एक्सीडिंग बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखिए उद्योगपतियों के कर्जे लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं। मैं आज देख रहा था गौतम अडानी को अपने बैंकों से 88,000 करोड़ रुपया चंदा ये मिला हुआ है, क्या बोलते हैं, लोन मिला हुआ है। विदेशी संस्थाओं से यहीं की संपत्ति दिला करके 1,30,000 करोड़ का डेब्ट मिला हुआ है, लोन मिला हुआ है। तो कुल मिला के, हालांकि ये संख्या 3.5 लाख करोड़ है, लेकिन इसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जानता पूरा जो अभी बता सकूं, लेकिन बैंक इतने करोड़ रुपया अडानियों को दे रही है। हाँ, और गरीबों के फ्री बीज बोल करके अपमान किया जा रहा है। अरे, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम देश की गरीब जनता के लिए जरूरी होते हैं, ये फ्री बीज नहीं है। अगर फ्री बीज है तो मोदी जी को समझाइए, ये 5 किलो अनाज क्यों बांट रहे हैं? अब तो नहीं है कोरोना भाई, क्यों बांट रहे हैं अगर फ्री बीज है?
ये फ्री बीज नहीं है। 5 किलो अनाज से देश की बड़ी आबादी को राहत मिलती है, चूंकि वो जरूरतमंद है। ये सारी बातें हैं। वेरिटास विंसेंट लिख रहे हैं कि मजबूरी में एंड भक्त रुद्रा को ब्लॉक करना पड़ा, ये ट्रोल सारी डिस्कशन को खराब कर देता है। इस तरह से न सोचें, उन सवाल को हम जवाब भी देते हैं, आप भी जवाब दे सकते हैं। प्रिय भाषा में, प्रिय शब्दावली में प्रश्न लेना भी चाहिए और उत्तर देना भी चाहिए। इस तरीके से हम आगे बढ़े। रुद्रा स्टॉप एक्टिंग लाइक हेडलेस चिकन, इस सारी चीजें प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, मैं उस प्रतिक्रियाओं पर अभी नहीं जाऊंगा, उन प्रतिक्रियाओं पर। सुरेखा जी, मैं आपका कमेंट को पॉजिटिव सेंस में लूं या नेगेटिव सेंस में, रुद्रा जी पूछ रहे हैं। वो पॉजिटिव सेंस में लिखिए बिना पूछे हुए। श्री किरण जी कह रहे हैं ज्योति जी डिनर हुआ कि क्या? ये सारी चर्चा जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रही, मैं थोड़ी गंभीर टिप्पणियों को खोज रहा हूँ। नायब सिंह जी को खुद के लिए सीट नहीं मिल रहा है, वो क्या पार्टी का बेड़ा पार करेंगे? सुमित कुमार जी लिख रहे हैं। और वेरिटास विंसेंट लिख रहे हैं सुमित कुमार ही जो व्हाट्सएप ग्रेजुएट कीबोर्ड वॉरियर ऑफ बीजेपी, बिल्कुल सही बात। और सुरेखा जी नमस्कार कर रही हैं आपस में। मैं थोड़ी जल्दी प्रतिक्रियाओं को पढ़ना चाहता हूँ। प्रेम जी, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली दैट हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम दिस चैनल? अच्छा राजा जी, मुझे 3 महीने में इस महीना लग रहा है कि $116 का दिख रहा है इसमें। अब कितनी ईमानदारी से बताऊं, स्क्रीनशॉट ला कर दूं क्या? तो इसको अब मान लीजिए 3 महीने में $116 हमें मिलेगा। अब आपने पूछा है तो दर्शकों की संख्या भी बढ़वाइए। आपने सवाल पूछा है तो दर्शकों को लाइए, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जोड़िए चैनल से। चलिए, तो ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं। मैं प्रतिक्रियाएं अब दिखाता रहूंगा जो भी कमेंट है। अब पढ़ना मैं थोड़ा सा रोकता हूं क्योंकि विषय पर फिर से लौटना जरूरी है। और विषय पर देखिए, लोग कहते हैं कि कंगना पर बात क्यों करते हैं? हम कंगना पर बात नहीं करते। कंगना जो बोलती है उस पर जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का रिएक्शन होता है, एक सांसद बोले, बीजेपी रिएक्ट करे और उस पर जो सियासत होती है उस पर बात करते हैं। अभी कंगना का एक वीडियो फिर से जो वायरल हुआ है, हो रहा है, वो ये कह रही, कल ही दिया था इंटरव्यू उन्होंने, वो ये कह रही कि इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान का विभाजन कराया तो उनके मन में ये बात चल रही थी कि भारत का भी विभाजन हो। वो आप समझ रहे हैं वो क्या कह रही कंगना? और कंगना इसी तरह की और भी चीजें कह रही है। हम आपको चाहते हैं कि आप सुनिए। अब ये तो सुनना चाहिए ना कि कंगना कितनी स्मार्टली कर रही। मैंने इसमें सवाल उठाया, ट्वीट भी किया था कि मानक गुप्ता एंकर हैं, एक टीवी के एंकर हैं, लेकिन मैं मानक गुप्ता को पूरी मीडिया मान रहा हूँ, एक एंकर जो पूरी मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीडिया चुपचाप क्यों सुन रहा है कंगना को कि इंदिरा गांधी भारत का विभाजन करना चाहती थी? इसका मतलब मीडिया इंडोर्स कर रहा है कंगना की बात। क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? मीडिया कंगना की गलत बात को इंडोर्स करेगा तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी भारत का विभाजन कराना चाहती थी, कितनी मूर्खतापूर्ण और देश विरोधी बातें कर रही है, लेकिन इस पर बीजेपी चुप है। बीजेपी ने, जेपी नड्डा जी ने बुलाया, कंगना से मुलाकात की, फिर समझाया कि आपको इन सब इस तरह के बयान भाषण नहीं देना। अरे किस तरह के? कल तीसरी बात वो बोलेंगी, है ना, वो भी आपको लगेगा कि ये गलत है। आप एक्शन लीजिए, माफी मांगिए, बोलिए हम शर्मिंदा हैं अपने सांसद के बयान से। ये सब चीजें होनी चाहिए। ये सब चीजें तो दिख नहीं रही हैं। मैं इस पृष्ठभूमि के साथ में कंगना के बयान को आपके सामने रखता हूं। आप भी सोचिए कि क्यों नहीं इस पर बात होनी चाहिए। Indira Gandhi's life was defined by emergency. Yes. No, because it had consequences. Okay. It has, her assassination is also in a way a consequence of that. Emergency, अगर आप देखें कि उन्होंने जो है जब पाकिस्तान का विभाजन किया तो उनका एकमात्र उद्देश्य जो है पाकिस्तान का हो गया, हमारा देश भी डिवाइड होना चाहिए।
देखिए इसमें एक और बात जो उन्होंने कही, एक की तो चर्चा में कर चुका कि इंदिरा गांधी की हत्या इमरजेंसी के कारण हुई। अब ये बताइए ये कौन सा फैक्ट है? और हमारी मीडिया सुन रही है, एक बार भी नहीं टोक रही है कि आपका फैक्ट्स गलत है। यह शर्मनाक है। शर्मनाक कंगना का बयान देना नहीं है। कंगना तो एक इंडिविजुअल है, उसकी सोच फैक्ट से नहीं भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मान सकती है। प्रेम कुमार इंडिविजुअल है, वो बोलने में कुछ गलती कर सकता है, लेकिन उसका करेक्शन तो होगा भाई। कोई तो है, अगर सांसद है तो उसका करेक्शन बीजेपी करेगी, प्रेम कुमार है तो इसका करेक्शन हम स्वयं करेंगे, या हमारे ऊपर जो अथॉरिटी है मीडिया की वो करेंगी कि फालतू बातें मत फैलाओ, है ना। एक तो मेजर तो होंगे, लेकिन बीजेपी को, मीडिया को इससे कोई लेना देना। मीडिया बड़े आराम से कंगना को बुला रहा है और गलत बातें इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ झूठी बातें फैला रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए मीडिया को टीआरपी की पड़ी रहती है, गोदी मीडिया। तो उसमें अब ये आप ये देखेंगे कि इस तरीके के कंगना के अब जो इसके दो विवादास्पद जो बयान आए हैं, इसके बाद अब इसके झड़ी लग जाएगी। आप हर एक चैनल के ऊपर देखेंगे अब कंगना का इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में एकाध ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात होगी और फिर उसके ऊपर फिर तहलका मचेगा, फिर हड़कम, फिर लोग टिप्पणी करेंगे, गलत बात होगी उसकी काट करेंगे, उसका काउंटर करेंगे। तो इन्होंने अब क्या है कि कंगना को बना दिया है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता था अभी तक, तो अब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है वो कंगना के जरिए पब्लिक के सामने परोसा जाएगा। कंगना एक अच्छी, मैं फिर कह रही हूँ, एक अदाकारा हो सकती है, लेकिन उसको राजनीति की समझ जीरो भी नहीं है। मतलब मोदी जी ने उसको पब्लिक के सिर के ऊपर बैठा दिया। मतलब आपने इतना बेवकूफ समझ रखा है हिमाचल की जनता को कि उनके सिर के ऊपर उसको बैठा दिया, क्योंकि आप भाजपा का समर्थन है वहां पे, इसलिए वो जीत गई है। मतलब पब्लिक इतनी बुद्धू, मतलब पब्लिक ऐसे एमपी डिजर्व करती है जिनको ना इतिहास का ज्ञान है, ना भूगोल का ज्ञान है, ना अपनी जबान पे कंट्रोल है उनको। अरे भाई, आप फिल्म, ठीक है, अगर आप फिल्मी दुनिया से आई हैं, ठीक है, आप थोड़े दिन इंतजार तो करिए, समझिए तो इस देश की राजनीति को, इस देश के इतिहास को, इस देश के भूगोल को समझने में थोड़ा टाइम लगाइए। आप आते ही शुरू हो गई कि जैसे कि आप ही को लगाया गया है भाजपा की तरफ से राजनीति करने के लिए, या आप ही करेंगी बैटिंग, और कर क्या रही है, नुकसान पहुंचा रही है। जो मैंने जो कहा अभी कि हरियाणा का आप करवा के देखिए सर्वे, और अभी महाराष्ट्र का चुनाव आएगा, देखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में तो ये अभिनेत्री नहीं है, आप देखिएगा कितने अनर्गल बोलेंगी वहां पे। तो ये इस तरीके के लोग, पता नहीं क्या योग्यता देखते हैं कि किस योग्यता को बनाया। ठीक है, आपने योग्यता से, ऐसे लोग बहुत आए हैं पहले, लेकिन वो आते ही इस तरीके से शुरू नहीं हो जाते जिस तरीके से कंगना जो बोल रही हैं लगातार। और उसको कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि नहीं वो गलत बोल रही हैं, बीजेपी का नेता भी नहीं कह रहा है, हम और आप लोग ही बोल रहे हैं कि भाई ये है, ऐसा क्यों बोला है और ये फैक्चुअली गलत है। जो आपने बाना गुप्ता के ऊपर सवाल उठाया, इससे पहले जो दूसरे जो एंकर को वो इंटरव्यू दे रही थी, उसने कौन सा सवाल पूछा, और आगे भी नहीं पूछेंगे सवाल। इस तरीके की बातें आज से नहीं, हमेशा से होती आई है, और बोलते रहे। नेहरू को मुसलमान बताता रहता है बीजेपी का प्रवक्ता बैठा हुआ टीवी चैनल के ऊपर, गोदी मीडिया के ऊपर, कोई बोलता नहीं है कि नेहरू मुसलमान था, नेहरू के घर के लोग, पुरखे लोग। अरे भाई, आज के टाइम आप नेहरू के पुरखे मुसलमान थे तो ब्राह्मण कैसे हो गए वो? फिर आज के टाइम में अगर कोई मुसलमान है और वो हिंदू बन जाता है, आपकी बात मानी हमने, वो हिंदू बन गया आज के टाइम में, तो आप उसको ब्राह्मण मान लेंगे? हिंदू होता ही जो है, जो पैदाइशी होता है हिंदू। आप दूसरी अगर धर्म से अगर शिफ्ट होना चाहें तो आपको एलोकेट नहीं होती कोई जाति। और इतने उदार बना नहीं है हिंदू धर्म कि नेहरू को मुसलमान थे नेहरू और उन्हें ब्राह्मण बना दिया। मतलब एक हद होती है झूठ बोलने की भी, और वो चलता रहता है। तो ये हमारे जो गोदी एंकर्स है, इन लोगों को भी, क्योंकि क्या है, सब
इसीलिए तो इनको गोदी कहा जाता है, क्योंकि पैसा मिलता है उनको इसी काम का कि तुम चुप बैठे सुनते रहो। प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं, गप उड़ा झूठ बोलते रहते हैं इंटरव्यूज के दौरान, और जो इंटरव्यूअर्स है वो चुपचाप बैठे सुनते रहते हैं। बड़े बड़े एंकर्स हैं, वो बड़े नामी गिरामी एंकर्स हैं, वो चुपचाप बैठे सुनते रहते हैं मोदी जी के झूठ को, उनकी गप्पों को, कि मैं 1986 में मेरे पास डिजिटल कैमरा था, बादलों के पार रडार चला जाता था, मैं ईमेल आईडी 1987 में थी उनके पास। मतलब एक गप्पे सिकंदर बिहार तक आया था, तक्षशिला यहाँ है, सॉरी नालंदा पाकिस्तान में है। तो इस तरीके के प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं, पब्लिक सुनती रहती है, उनके पार्टी के नेता भी सुनते रहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब लोगों को भी ज्ञान हो गया है, और मुझे लगता है इनकी पार्टी से भी अंदर से भी आवाजें उठनी शुरू होंगी। अब आप कह रहे हैं कि नड्डा जी ने बुलाया, उनको डांटा होगा, मैं तो नहीं मानती हूँ डांटा होगा। उन्होंने कहा होगा कि भाई ऐसा है, हम आपको इसी तरह से कहते बुलाते रहेंगे, आप कहेंगे कुछ नहीं, आप करते रहो बकवास बाहर, जरूरी है ये करना, पार्टी के जिंदा रहने के लिए इस तरीके की बकवास जरूरी है, तो आप करती रहना, बस हम नकली तौर पे आपको झटकी देते रहेंगे, उसका बुरा नहीं मानना है आपको, अपना काम जारी रखो इसी तरीके से। तो ये आप देखते रहिएगा, ये अगर बंद हो जाए तो मैं तो नहीं मानूंगी बंद करेगी वो, और वो उसको इतनी अकल ही नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, डम्बो है वो बिल्कुल। जी जी, विधि जी लिख रही हैं कि हरियाणा में पहलवान बेटियां किसान आंदोलन देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला स्टेट, अग्निवीर शुभकरण की हत्या, महंगाई जैसी समस्याएं हैं, बस उन्हें ठीक से उठाई जाने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही कि ये मुद्दे हैं हरियाणा में और बड़े मुद्दे हैं। इरफान अहमद कह रहे हैं प्रेम जी 538 सीट्स पर जो घालमेल हुआ, एससी क्या कर रहा है, क्या 2029 के बाद सुनवाई होगी क्या? अब मैं आपका इसका उत्तर कैसे दूं? 2019 में भी ऐसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में था, आज तक सुनवाई ना हुई, तो 2024 वाला 29 से पहले कैसे हो जाएगा? हम कैसे आपकी हामी भर दें? तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट को जो एनर्जी देनी पड़ेगी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना, वो एनर्जी आप आवाज उठाइए, आपसे हम आवाज उठाए, हमसे कोई और आवाज उठाए, और आवाज की एनर्जी जो है वो जोड़ो और डोजो बन करके, भारत जोड़ो और डोजो बन करके जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अभी पीएमएलए मामले में दिया है वो चुनाव के भी मामले में देगा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। आगे सारी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। हरण कुमार कुलमित्र जी कह रहे हैं देश को की जनता को इतना जान लेना चाहिए कि जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जनता को लोकतंत्र संविधान दिया, वही पार्टी इसकी रक्षा करेगी। जय भीम। हरण कुमार कुलमित्रा जी लिख रहे हैं आगे, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान जोर शोर से चल रही है। आप जैसे पत्रकारों को दिल से नमन, सलाम, प्रणाम जाएगी। बहुत बहुत आभार आपका। और विधि जी लिख रही हैं कि लेकिन सुरेखा जी, सरकार ने फिल्मों को टैक्स फ्री किया है। तो वो कंगना से संबंधित बातचीत चल रही है। प्रदीप बामू जी लिख रहे हैं पहले विनेश, अब कंगना ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। बिल्कुल सही बात। विनेश फोगाट ने जो लौटने के बाद में ओलंपिक से जो यात्रा की, जो वहाँ पूरे 16 घंटे तक जनता उनका स्वागत करती रही, उसने माहौल बदला, बिल्कुल बदला। और सुरेखा जी, फिल्म देखने लोग इसलिए नहीं जाते, सरकार गिराने में 3 घंटे लेट हो जाएंगे। मजाक वाले कमेंट चल रहे हैं। ईडी का पावर कम कर दिया एससी ने, रवि शारदा जी लिख रहे हैं। और इरफान अहमद लिख रहे हैं प्रेम जी, हरियाणा एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड जीतेगी। मुझे लगता है ऐसा ही प्लान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को छोड़ क्यों दे रहे हैं? राजा जी लिख रहे हैं जो ज्योति से बातचीत चल रही है, चलिए अभी मैं बातचीत में नहीं पढ़ूंगा। विधि जी लिख रहे हैं कि हरियाणा के मुद्दों में विनेश फोगाट जी का मुद्दा भी सबसे अहम है, मैं लिखना भूल गई थी।
हाँ, बिल्कुल सही बात। और विनेश फोगाट के बारे में हम जो सिम्टम्स देख रहे हैं, उनके ट्वीट्स को जो पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। और चर्चा तो यही है कि विनेश फोगाट बबीता फोगाट की ही समांतर खड़ी होंगी, उनके ही खिलाफ खड़ी होंगी। तो ये मेरा आकलन है कि वो निश्चित खड़ी हो रही। उनके ट्वीट्स देखिए, सारे पॉलिटिकल हैं और एक धारा में है। अरविंद त्यागी जी आगे लिख रहे हैं, Rahul Gandhi's human chain will go more traction than the chemical chain reaction. वेरिटास विंसेंट ने बहुत गंभीर और गूढ़ बातें लिखी हैं। परेशान मत हो पुत्र, तेरे भी अच्छे दिन आएंगे, बस एक बार सच्चे मन से लिख, ऐसे महान वैज्ञानिक मोदी बाबा ने कहा। श्री किरण जी लिख रहे हैं। सुरेखा त्रिभुवन जी, विधि जी, मल्टीप्लेक्स में कम से कम टिकट 250 रुपए है, टैक्स फ्री सभी फिल्मों को नहीं मिलता है। चलिए, अरविंद त्यागी लिख रहे, प्रेम सर मेरे घर भी आओ, नॉन वेज खाते हो तो बटर चिकन बड़ा अच्छा बनता है होटल में। अच्छा अरविंद जी, मैं खाने लगा हूँ, बीच में 1.5 साल मैंने छोड़ने का एक प्रैक्टिस किया था, मैं फिर से खाने लगा हूँ नॉन वेज। लेकिन ठीक है, कभी मुलाकात होगी और खाने पे भी होगी। आइए प्रेस क्लब में आपको बिठाते हैं, वहाँ खिलाते हैं। ज्योति से बातचीत चल रही है। ये मैं आता हूँ, ओम प्रकाश जी का रिएक्शन लेता हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस को बीजेपी से खतरा नहीं है, लेकिन उनकी ही पार्टी में जयचंद से खतरा है, इसलिए उनसे बचकर रहना चाहिए। ओम प्रकाश सोलंकी उत्तम नगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं अरविंद त्यागी जी। राजा जी से कुछ बात कर रहे हैं, श्री किरण जी, ये सारी बातें चल रही हैं। मैं सुरेखा जी के कमेंट पर आता हूँ। अरविंद जी, मेरे एक वोट से न सरकार बनेगी और न बिगड़ेगी, सामुदायिक प्रयास से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। और अरविंद जी कह रहे हैं केजरीवाल का क्या होगा, केजरीवाल जेल से निकलेंगे, हरियाणा चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उनके जेल से निकलने की बेला नजदीक आएगी। ये भी एक पॉलिटिकल कमेंट है जिस पर कभी बात चर्चा होगी। आगे मैं विधि जी लिख रही है कि G1 एंड G2 परफेक्ट बिजनेसमैन है, कैसे भी करके अपनी सरकार 5 साल चला ही लेंगे, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए। अब मैं प्रतिक्रियाओं को थोड़ा सा विराम देते हुए टॉपिक में थोड़ा बदलाव करता हूँ। और टॉपिक में बदलाव ये है, ये एक स्क्रीन पर आप देखिए, ये समाजवादी पार्टी ने इसको जारी किया है। थोड़ा इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि दिखाई भी पड़े। इसमें मिर्जापुर में बाई इलेक्शन हो रहा है और मिर्जापुर में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें 9 ब्लॉक ऑफिसर जो हैं BLO, 9 BLO जो कि मुसलमान हैं, उनकी जगह पर गैर मुसलमान को ले आया गया है, चुनाव आयोग ने लाया है। तो इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन देते हुए ध्यान दिलाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि बाई इलेक्शन हो रहे हैं, आप चुन करके जो BLO मुसलमान हैं उनकी जगह पर गैर मुसलमान को स्थापित कर रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग क्या संदेश देना चाहता है, ये क्या कर रहा है चुनाव आयोग, ये बहुत बड़ा सवाल है। और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को अगर उठाया है तो इसलिए नहीं कि मुसलमान की तरफदारी की जा रही है, मुसलमान के प्रति जो नफरत का दिखाया जा रहा है उसका प्रतिकार किया जा रहा है। हम भी जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं इसलिए नहीं कि हम मुसलमान के साथ खड़े हैं, अरे हम तो सबके साथ खड़े हैं, हर गलत होने पर हम उसकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग जैसी संस्था को अगर इस पर ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान दिलाना पड़ रहा है, तो ये एक बड़ी गंभीर बात है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये घटना घट रही है। तो जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक होकर रहो नहीं तो कट जाओगे, ऐसा करके उन्होंने जो कहा था, बंटोगे तो कटोगे, और उसको बांग्लादेश से उन्होंने तुलना की थी और संदेश यही दिया था कि यहाँ के हिंदू अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो कटेंगे, क्योंकि हमें काटने के लिए कोई अमेरिकन तो आएगा नहीं, हमें काटने के लिए तो यहीं के लोग काटेंगे। तो कौन एकजुट रहे और किस से एकजुट रहे, ये सांप्रदायिक भाषण जब मुख्यमंत्री स्वयं देंगे तो निश्चित रूप से वहां के चुनाव आयोग पर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन जनता जब इसकी आवाज उठाएगी तो उसका जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो एनर्जी ट्रांसफर उसी अंदाज में होगा जिस अंदाज में राहुल गांधी ने बताया है। और एक बार फिर मैं उस वीडियो को चलाना चाहता हूं
क्योंकि उस एनर्जी का ट्रांसफर अभी करना बहुत जरूरी लगता है। इसका दूसरा तरीका, बट बिना कंधे के, डायरेक्ट इस पे। ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है। और हम क्या सिखाते हैं, एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। तो आपने मुझे पंच मारा, पंच मारो, पंच मारा, अब मेरे अंदर एनर्जी आई। अब मैं गुस्सा हुआ, मैंने कहा अच्छा तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो आपने मुझे एनर्जी दी, आपने कनेक्शन किया, मैंने हमारे भाई इसकी ड्रिल करते हैं, एक सर्कल बनाओ जल्दी से सारे, कनेक्शन शोल्डर टू शोल्डर। आप सारे ऐसे आ जाओ। मैंने बोला आप बहुत गंदे हो। मुझे इरिटेशन हुई, मैंने इनको मारा, इनको इरिटेशन हुई, इन्हें उनको मारा। ये देखो वो एनर्जी गई ना, अपने आप घूम रही थी। उससे ज्यादा एनर्जी से यूनिवर्स ने वापस दिया। इसको कैसे हराएंगे? तो जब आपने मुझे धक्का दिया तो मैं उसको ऐसे कर दूंगा। जो भी हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है वापसी में, जो हम दे रहे हैं। मीनू जी, आखिरी कमेंट, मेरा ध्यान घड़ी पर नहीं था, टाइम एक्सीड कर गया है जी। जी, बस आखिरी कमेंट तो यही है कि बड़ा इसमें बहुत स्ट्रांग मैसेज है और इस देश को आज इसी की जरूरत है। जो अभी आपने बताया, आपने इससे पहले अभी समाजवादी पार्टी का जो विरोध पत्र भी दिखाया और जिसमें दिखाया गया कि जो मुसलमान बीएलओ को बदल दिया गया और उसकी जगह हिंदू बीएलओ लगाए गए। तो आज जो ये बीमारी फैली हुई है मुसलमान विरोध की, नफरत की, घृणा की, जो ये बीमारी मोदी ने फैला दी है इस देश के अंदर, उसका इलाज यही है जो ये राहुल गांधी दिखा रहे हैं। इसकी काट यही है, ये जो जहर फैला हुआ है, इस जहर का इलाज यही है। जैसे सांप का जहर होता है तो उसका एंटीडोट होता है ना, उसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये वो ही है कि इस वक्त जो मोहब्बत की दुकान जो है वो उसका इलाज है। और ये जो आप मोदी, ये जो एनर्जी का जो ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांसफर यहाँ से एक से दूसरे को ट्रांसफर करना, कि अपनी मोहब्बत की जो भावनाएं हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, देखिए, और टच का जो ह्यूमन टच है वो उसकी एक शक्ति होती है, उसमें बड़ी पावर होती है। अब ह्यूमन टच नेगेटिव है, एग्रेशन से भरा हुआ है, तो उसकी भी पावर है। अफेक्शन से, प्रेम से भरा है, तो उसकी भी अपनी अलग पावर है। तो राहुल गांधी अफेक्शन से भरे हुए ह्यूमन टच की बात कर रहे हैं और उनका मानना है कि यही अफेक्शन से भरा हुआ ह्यूमन टच जो इनकी डोजो यात्रा का मूल मंत्र है, वो ये यात्रा शुरू होगी, पूरे देश में फैलेगी और ये इस तरीके से मोहब्बत जो है वो उसकी प्रेम की गंगा, जिसको कहते हैं ना कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, तो वो वाली जो स्थिति है वो इस देश के अंदर राहुल गांधी पैदा करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली होता है, जैसे कहते हैं ना, वो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो उसमें वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। तो इसी तरीके से जब जब प्रेम की हानि होगी, मोहब्बत की हानि होगी दुनिया से, तो राहुल गांधी जैसे लोग इस दुनिया में आएंगे जो प्रेम की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी की बात करेंगे, स्नेह की, वात्सल्य की बात करेंगे। तो और उससे उसी से दुनिया सुंदर बनेगी, रहने लायक बनेगी। अभी क्या है, देश में लोग छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया की नागरिकता छोड़ रहे हैं, अच्छे पैसे वाले लोग। भाई अगर देश में इतना ही अच्छा माहौल है, इतनी 30-5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो छोड़ के क्यों जा रहे हैं लोग? क्योंकि यहाँ उनको अपना बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ दिन रात हिंदू मुसलमान हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो बच्चों का भविष्य किसका है? बड़े नेताओं का। अमित शाह जी का बेटा इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष बन जाता है, और आम लोगों के बच्चे क्या काम कर रहे हैं? वो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं या मस्जिदों के सामने नारे लगा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ये है यहाँ आम आदमी के, आम नागरिक के बच्चों का भविष्य। तो इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। राहुल गांधी का मकसद यही है कि ये जो नफरत का जहर जो हवा में फैला हुआ है, इसको किस तरीके से प्रदूषण रहित किया जाए। जो नफरत का प्रदूषण फैला हुआ है उसका राहुल गांधी इलाज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनको इनके इस अभियान में सफलता मिले। जी जी बिल्कुल, दर्शकों की प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है, वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और हम तो कोशिश करते हैं कि सबकी प्रतिक्रियाएं लेकिन जब गॉसिप चलने लगती है तो उन प्रतिक्रियाओं को ऑनलाइन चूज करना मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बात करते रहना और साथ साथ
प्रतिक्रिया दिखाना ये कोई आसान काम नहीं होता है। तो फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम गुणवत्तापूर्ण प्रतिक्रियाओं को दिखाएं, लेकिन कई बार लगता है कम से कम स्क्रीन पर तो दिखाई दे, बोलने में हम बोले या ना बोले तो आपकी पूरी बातचीत को हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। और आज लंबी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई, कुछ और विषय हमने रखे थे जिस पर बात नहीं हो पाई, लेकिन एक मिनट, एक बात मैं कहना चाहती हूँ। आपके एक दर्शक ने की नजर डाली मैंने, उसने कहा मीनू जी आप यदा यदा ही धर्मस्य नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोगों को तो रावण आप तो रावण को अपना भगवान मानते हो। ठीक है, देखिए मैं जैन धर्म की अनुयायी हूँ और हमारे जैन धर्म में वो नहीं, वैसा व्यक्ति नहीं माना गया है रावण को जैसा आपके यहाँ माना गया है। हमारे जैन धर्म में ये माना गया है कि हमारे जो आगे 24 एक तीर्थंकर होंगे, जो 24 भगवान होंगे हमारे, तो रावण हमारा भगवान बनेगा। हमारे यहाँ रावण को इतना परम तपस्वी, परम ज्ञानी, महाज्ञानी, प्रकांड विद्वान और ज्ञाता माना गया है शास्त्रों का। तो और वो उसको बताया गया है कि उसकी प्रवृत्तियां ऐसी थी जो आपके यहाँ दिखाया गया है हिंदू धर्म में, उससे बिल्कुल विपरीत है हमारे यहाँ वर्णन रावण के बारे में। तो हमारे यहाँ तो रावण को ईश्वर तीर्थंकर माना गया है, भावी तीर्थंकर। तो आप मुझे नहीं कह सकते ये बात जी। ऐसे भी यदा यदा ही धर्मस्य का संबंध रामायण से न होकर के महाभारत से है, और वो उसमें रावण कहीं आते नहीं है, तो थोड़ी सी जानकारी भी प्रश्नकर्ता को रखनी चाहिए प्रश्न करने से पहले। चलिए आज की बातचीत को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सबसे आग्रह है कि हमारा YouTube चैनल जो आप सबका है उसको आप अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। और उसका उल्टा जो बोला नहीं जाता है कि अगर नहीं अच्छा लगता है तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, नमस्कार।